बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज कहकशा कुछ बदली बदली सी लग रही है। इसकी एक वजह है, एक वजह ये है कि मैंने हेयर कट कराया है, जो मैं कल भी आप लोगों को बताना भूल गई थी, और बात से बात जब निकलती है तो बातें निकलती चली जाती हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आपसे एक फैमिली वाला मेरे टर्म्स है, मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बातें करती हूँ, और जो बातें करने का और गप्पों वाला ये जो सेशन होता है, ये मेरा मन पसंद है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा जब आप ये सोचते होंगे कहकशा हमसे मुखातिब है, हमसे बात कर रही है। तो ये जो ड्रेस पहना हुआ है, ये भी एसके कलेक्शन का है, बहुत प्यारा अमेजिंग ड्रेस है, लाइट कलर है। ये जो पिस्टैचू जो कलर होता है ना, ग्रीन, इसकी एक अपनी ही ग्रेस होती है, और खवातीन की जो खूबसूरती को और बढ़ाती है चीज़, वो होता है मेकअप, जो कि मैं खुद करती हूँ। हेयर जो मेरे वो मेरा हमारा मेकअप आर्टिस्ट उसने बनाए हैं। जब आपके बाल जब कटते हैं तो मुझे लगता है बालों की कटिंग से ही हेयर कट जब आप करवाते हैं कहीं से भी, तो उसके बाद आपकी शख्सियत जो है, जो आपकी एज थोड़ी लग रही होती है ना। मेरे बाल बहुत ज़्यादा परेशान मैं अपने बालों की तरफ से हो गई थी, क्योंकि हेयर कट जब मैंने नहीं करवाया था तो बाल जो है माशाल्लाह इतने ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो मुझे ये लग रहा था स्प्लिट एंड्स की वजह से मेरे बालों की खूबसूरती जा रही थी। जब मुझे ये टेंशन जो थी ना, वो मुझे ईद से पहले, हालांकि मुझे हेयर कट करवाना था ताकि ईद पे नया लुक आता, लेकिन अक्सर और बेशतर मैं ऐसे भंड जो है वो बहुत करती हूँ कि मैं जो है जो काम जब करना होता है जब नहीं करती, उसके बाद कर लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है जब आपके बालों का मसला होता है, क्योंकि मैं किसी से भी ऐसे ही अपने बाल नहीं कटवा लेती भाई, मुझे बहुत डर लगता है। और खवातीन की तो अजीब अजीब बातें होती हैं, चांद की तारीखें होती हैं, उस पर भी कभी कभी बाल कटवाने होते हैं। कभी ये होता है कि आपकी जो आपका बाल काट रहा है, हेयर कट एक्सपर्ट जो है वो आपके बाल किस तरीके से काट रहा है, कैंची कैसी है, बाल बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो दिमाग में जो ना इतनी सारी मेरे दिमाग में कहानियां चल रही थी, लेकिन मुझे जो है वो स्प्लिट एंड्स की वजह से हेयर कट करवाना भी लाजमी था। और एक लुक जो है वो करते करते रखते रखते मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ। मुझे होता है कि कुछ चेंज होना चाहिए। अब देखे ना, ये मैंने चेंज कराया तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपनी जात में पहले खुद से प्यार करें, खुद की तारीफ करें। पहले आप खुद की तारीफ करें, उसके बाद दुनिया आपकी तारीफ करेगी। और अगर आप खुद को डिग्रेड करेंगे कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होगा, तो सामने वाला तो ऑब्वियसली फिर उसको मौका मिल जाएगा। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ आप लोगों से कि अपनी तारीफ खुद से किया करें। और एक तारीफ की बात पे एक और बात याद आई कि कल जो है मैंने कल से जिम ज्वाइन किया। ईद के बाद रमजानों में जब रोजे माशाल्लाह पूरे रखे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि समोसे पकौड़े खाने के बाद वेट जो है वो बढ़ गया होगा। ईद का शो जो मैंने किया था लास्ट टाइम, अभी जो हमारी ट्रांसमिशन गई, उसमें मुझे लोगों ने कमेंट किया क्या हुआ, मोटी वोटी हो गई हो क्या, वेट पुट ऑन कर लिया क्या? मैं बहुत परेशान, मैंने कहा नहीं भाई, अब तो जिम की तरफ चले जाते हैं, बस अब तो करना पड़ेगा वेट रिड्यूस, क्योंकि शायद बढ़ गया हो। अंदर से जो है ना, वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है, जी दिल ये कह रहा था कि नहीं वेट कम हुआ होगा, और ऐसा ही हुआ। जब मैं वेट स्केल पर खड़ी हुई तो मेरा वेट 1 kg गिरा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 56 पे मैं इतनी ज्यादा खुश हुई, इतनी ज्यादा मैं खुश हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वो जो अचानक ना कुछ किए भी जो वेट कम हो जाता है ना, उसकी खुशी इतनी ज्यादा होती है, ये वो लोग जान सकते हैं जिन्होंने ये किया हो। और रोजों के बाद अमूमन मैं ये देखती हूँ, ऐसे रमजानों के बाद लोग मोटे हो जाते हैं। मैंने जिम में जितनी भी सहेलियों को देखा, मेरी खुद की ट्रेनर, मैंने उनको देख के मैं हैरान हो गई कि आपने वेट बढ़ा लिया, मतलब आपका वेट इतना ज्यादा कैसे पुट ऑन हो सकता है? उन्होंने कहा समोसे पकौड़े नहीं खाए थे क्या? और सबसे बड़ी बात यह कि इस दफा रमजान में, वैसे तो मैं भी बहुत खाती थी समोसे पकौड़े, लेकिन इस दफा मैंने खुद से ये सोचा कि नहीं, एक तो इससे ज्यादा आपका वेट भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो मैंने इस वजह से उसको अवॉइड किया। अवॉइड करने का मकसद ये था कि ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि शायद वेट कम होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और आज जो है वो बॉडी इंतहाई तौर पर पेन में है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इतने दिनों के बाद एक्सरसाइज करते हैं, जाते हैं, तो चला भी नहीं जाता प्रॉपर। मैं स्टेयर्स जब मैं क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर से आती हूँ अक्सर, तो मैं जब स्टेयर्स चढ़ी थी मेरे पैरों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह मैं चली तो गई जिम, लेकिन अब जो मेरे साथ मामलात होंगे ना, वो मैं ही जानूँ और मेरी बॉडी जाने। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है सेल्फ ग्रूमिंग आप लोगों की। मैं हमेशा ये बात कोट करती हूँ कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो आप पता नहीं कितनी ज्यादा बीमारियों से अपने आप को बचा लेते हैं। मॉर्निंग वॉक पर जाया कीजिए, अगर आपकी रूटीन नहीं है तो शाम में चले जाया करें, अगर सुबह नहीं उठ पाते, मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते। और वैसे भी आजकल स्नैचिंग का इतना ज्यादा लोगों को खौफ होता है। पहले ये होता था कि रोज सुबह सुबह, मैं जब छोटी थी मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं अपनी दादी और दादा के साथ 5 साढ़े 5 बजे, जब गर्मियों में मॉर्निंग हो जाती है, मतलब सनलाइट आ जाती है,
मैं चली जाया करती थी। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे तो इतना डर लगता है कि अगर आप सुबह सुबह फजर के टाइम कहीं निकलेंगे तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह पे खाक, लोगों के मोबाइल स्नैच होने का भी खतरा होता है, और ये डर जो है मुझे हमेशा लाहक रहता है। तो ये जब मुझे लाहक रहता है तो आप लोगों को भी लाहक रहता होगा। तो आप शाम में कोई टाइम ऐसा बना लें कि शाम में आप लोग वॉक पर चले जाया करें। और वॉक करने का कतन ये मसला नहीं होता, ये मकसद नहीं होता कि आप जो है वो मटर गश्ती कर रहे हैं और हल्के हल्के फोन पे बात करते करते आप ये कह रहे हैं कि मैंने भाई 2 घंटे, मैंने पता है आपको 2 घंटे कॉल की और 2 घंटे मैं चल रही थी, मैंने वॉक कर ली। वॉक करने का कतन ये मकसद नहीं है। वॉक करने का मकसद ये होता है कि आप चले, इतना फास्ट चलें कि आपका हार्ट बीट जो है वो इतनी ज्यादा आपको फील हो कि हाँ हार्ट बीट जो है मेरी बहुत ज्यादा पंप हो गई है। चलने तेज तेज चले, अगर आप जॉगिंग स्टाइल में चल सकते हैं, थोड़ी सी रनिंग कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट हो जाता है। और जब आपका वेट कम होता है तो उसकी जो खुशी होती है, या आपके कुछ ऐसे कपड़े जो रखे हुए होते हैं पहले से और आप ये सोच रहे होते हैं कि जब मेरा वेट कम हो जाएगा जब मैं पहनूंगी। एक मेरी जीन्स है बेल बॉटम, आजकल जीन्स बड़ी चल रही है इन फैशन में, मैंने पहले कभी पहले खरीदी होगी। वो जीन्स कोई इतनी ज्यादा ढीठ जीन्स है, या मेरी बॉडी बहुत ढीठ है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पतली हो गई, लेकिन वो जीन्स मुझे आने का नाम नहीं ले रही और मैं उस जीन्स को देख देख के यही कुड़ती रहती हूँ। यही गुस्सा आता रहता है मुझे कि मैं अब मेरा वेट कम भी हो गया लेकिन ये क्यों नहीं आ रही। तो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, छोटे मोटे किस्से जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि वैसे ही ओवरऑल हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन होती है। मेरी सबसे बड़ी आजकल ये टेंशन हुई है कि मुझे नज़ला जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं बात भी नहीं कर पाती। मेरे गले में जो है ना खिच खिच खड़कर फिश फिश होती रहती है और मैं इतनी ज्यादा परेशान होती हूँ कि मैं बात किस तरह से करूँ। लौंग खा के आती हूँ ताकि प्रॉपर बोलूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि गले की वजह से मुझे बीच बीच में पॉज लेना पड़ जाता है, क्योंकि जो कि मुझे पॉज लेना बिल्कुल नहीं पसंद। जब मेरी आप लोगों से बात हो रही होती है तो इस कनेक्शन के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, मतलब ना मेरी कोई बीमारी आनी चाहिए, ना मेरी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। मैं बस आप लोगों के साथ बैठ के बातें करती रहूं। और सबसे खवातीन की जब मैंने बात की थी, देखिए यहाँ पे मुझे पॉज लेना पड़ा खवातीन की जब मैंने बात की थी तो मेरा मकसद ये था कि ज्वेलरी, आप जैसे मैं देखे मैंने आज ये ज्वेलरी पहनी है, तो ये आपकी जो ड्रेस का जो एक आउटफिट का जो और लुक क्रिएट हो जाता है ना, इंक्रीज हो जाता है, वो ज्वेलरी से भी होता है। मैं अपनी तमाम बहनों को कहना चाहूंगी कि जब आप ये सोचते हैं ना कि हम लोग कपड़ों पे बहुत खर्चा कर लेते हैं, इस दफा हाँ एक और मजेदार किस्सा मेरे दिमाग में आया इसी बात से। इस दफा जो है ईद के दौरान रमजानों में मैंने बहुत शॉपिंग की, बहुत गई बाजार, रोज डेली बाजार जाती थी। कहीं ना मुझे होता था बस घर में नहीं बैठना, अपने इफ्तार के बाद कहीं ना कहीं निकल जाना है। तो मैंने एक जगह बहुत प्यारे से झुमके देखे, वो मुझे इतने ज्यादा पसंद आए, इतने ज्यादा मुझे अच्छे लगे। मैंने उस भाई से कहा, मैंने कहा कितने के दे रहे हो, उन्होंने मुझे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बताए। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई आप बहुत बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे दोबारा उस शॉप पे गई, देखा वो झुमके हैं या नहीं, फिर उनसे पूछा, उन्होंने भाई रेट कम ही नहीं किए। तीसरी बार में मैं उनके पास गई और मैंने कहा बस भाई ये मेरा तीसरा चक्कर है तुम्हारी दुकान का और ये झुमके मुझे दे दो क्योंकि ये मेरे नसीब के ही हैं और जितने पैसे मैं बोल रही हूँ उतने ले लो। उन्होंने कहा नहीं आपने चीज़ ही इतनी प्यारी पसंद की है। वो झुमके थे 3 कटोरी वाले झुमके, इंडियन जो होते हैं ना, बहुत खूबसूरत ज्वेलरी थी वो झुमकियाँ। मैंने जब उनसे बात की, उनसे बोला, तो उन्होंने मुझे मेरे रेट पे तो नहीं, खैर अपने रेट से बीच वाला जो मामला होता है ना आपकी ना मेरी बाजी, इतने पैसे दे दें। अब जब मैं उनकी शॉप पे खड़ी हुई, अच्छा ये भी एक बड़ा मसला है, जब आप किसी शॉप पे जाते हैं ना तो एक चीज आप नहीं लेते, खवातीन का ये बड़ा मसला है। जब भी सेल्समैन भी जो है वो ये कहते हैं कि बाजी ये तो हो गया, अब बताएं आपको क्या लेना है। आप देखें जरा इर्द गिर्द अपनी नजर घुमाए, क्या पता आपको कुछ और पसंद आ जाए। तो पसंद आने की जब बात आ गई है तो ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक मुझसे कह रही है कि मुझे क्यों नहीं पसंद करती हो कहकशां। तो जनाब यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ गया है, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह में हमने आपस की गप्पे तो बहुत लड़ा ली है, अब आ जाते हैं काम की बात पर। जब बारिशों का सीजन होता है, जैसे कि कल, जैसे मैं सरदार साहब से बात करी थी कल और मैंने कहा था मेरे एरिया में कल बारिश नहीं हुई थी पहले, लेकिन कल जो है अब्र रहमत मेरे एरिया में भी बहुत बरसा, बहुत ज्यादा जो है वो खुशगवार मौसम हो गया पूरे कराची में। लेकिन कहीं कहीं जो है अभी भी गर्मी जो है बरकरार है। मैं जानना चाहूंगी बारिश के साथ साथ जो है बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं, बहुत से जो है वायरसेस जन्म ले लेते हैं और उनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, इन सब पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुनीर साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीर हुसैन फसवाला जी। मैं सनी पे बैठता हूँ, सुपारको रोड एंड सैमरोज
एंड कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल। माशाल्लाह डॉक्टर साहब जबरदस्त। डॉक्टर साहब ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, आपने बता दिया आप कहाँ कहाँ कंसल्टेशन की भी आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था सबरोसा हॉस्पिटल में 75% जो है वो 75% डिस्काउंट दे दूंगा मुस्तहिक लोगों के लिए। मुस्तहिक लोगों के लिए, अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, जैसे कि अब बारिशों का सीजन जो है रवा दवा है, आज के बाद अब बारिश नहीं होगी, लेकिन जो गर्मी पड़ रही है और बारिश के बाद जो है बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं इन जो, और ये वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है? नंबर दो, एक तो ये कि मॉस्किटो कंट्रोल होना चाहिए, लाजमी है। अब मॉस्किटोज भी दो टाइप के होते हैं, एक तो एनोफिलिस होता है जो मलेरिया करता है, एक दूसरा होता है जो कि जिसकी सफ़ेद किस्म की टांग होती है एंड वो करता है, ये अपने दुनिया भर के चिकनगुनिया भी करता है वो, इसके अलावा जो है ना ये डेंगू भी करता है और सबसे ज़्यादा ख़तरा डेंगू से है। अच्छा, कि डेंगू के भी 4 टाइप्स होती है। अगर एक दफ़ा डेंगू हो गया तो बाकी 3 से दोबारा हो सकता है। ओके जी जी, और ये डेंगू बाद दफ़ा बड़ा जानलेवा होता है ना जी, बाद दफ़ा इसमें खलिए गिर जाते हैं जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमरेजिक फीवर, तो ये सब है। अगर ये इसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो इस्तेमाल करना मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए, स्प्रे होना चाहिए, पानी नहीं पड़ा होना चाहिए। ये सब पानी हर जगह पड़ा होता है तो मॉस्किटो ब्रीड करता है, साफ पानी में वो दूसरा वाला करता है ना, मलेरिया वाला गंदे पानी में करता है। ओके, तो डेंगू भी हो जाता है, मलेरिया भी हो जाता है, और ये जो वायरल डिजीज है डॉक्टर साहब, इसका क्या करें? फ्लू, एलर्जी, गला खराब और गले में जो प्रॉब्लम्स आजकल हम सब देख रहे हैं, मैं खुद भी अगर अपनी बात करूं तो मेरा गला भी प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रहा, ये कौन सी वायरल डिजीज है? वरना वायरल डिजीज 1 हफ्ते तक होती थी, उसके बाद ठीक हो जाती थी, मगर अब के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो शायद 1 हफ्ते 2 हफ्ते या साल हमारे साथ चल रहे हैं। 50 किस्म के वायरसेस होते हैं, है ना, राइनो वायरस होता है, फिर इसके अलावा बहुत सारे इको वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस हैं। तो उसमें से ये कि अगर एक सी इम्यूनिटी हो तो दूसरे से दोबारा हो सकता है। तो उसमें ये कि हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और किसी के मुंह पे खांसे नहीं, लोग आसरा ही नहीं करते ना, वो सारे रूम को छींक देते हैं, मुंह पे छींक देते सारे रूम को लगा दिया। बिल्कुल। एंड दूसरी बात, एक जो वायरस से हम बच सकते हैं जिसे इन्फ्लुएंजा है ना, फ्लू, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, तो अगर लगा ली जाए तो काफ़ी बचत हो जाएगी। ओके, खास तौर पे कोरोना के ज़माने में अब ये बड़ा ख़तरा था कि कोरोना अगर फ्लू का इन्फ्लुएंजा का कम्बिनेशन आया तो बहुत ही ख़तरनाक होगा, जो कि अल्लाह का शुक्र है मटेरियलाइज नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का वायरस शेप बदलता रहता है, तो इसलिए हर साल इसकी नई वैक्सीन बनती है। ओके, हाँ, वो अपना शक्ल बदल लेता है, मीनिंग अपना फॉर्म बदलता है, शक्ल से मतलब अपना फॉर्म, अपनी वो जो एनवलप की जो होती है डिफरेंट चीज़ें उसमें, RNA स्पाइक्स, दिस दैट, वो बदल लेता है। ठीक है, तो जब बदलता है तो इसकी इम्यूनिटी पहले की नहीं रहती, तो इसलिए हर साल इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आता है। और ख़ास तौर पे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, डायबिटिक्स हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले हैं, जिनको HIV है, उनको बड़ा ख़तरा होता है। ओके डॉक्टर साहब, ये आपने जिक्र किया एलर्जीज का, इन एलर्जीज से हम किस तरह से बच सकते हैं? बचाव किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, एलर्जी तो एक ऐसी चीज़ है, बाज़ लोग को डस्ट से होती है, बाज़ को माइट से, बाज़ को पोलन से, बाज़ को परफ्यूम से, तो वो तो उन चीज़ों से बचे। और अगर मुस्तकिल बुनियाद पे एलर्जी रहती है तो मोंटेलुकास सोडियम ले सकते हैं और कोई भी एंटीहिस्टामिन ले सकते हैं। जो नॉन स्टेरॉइडिंग एंटीहिस्टामिन हैं, लोराटिडीन वगैरह है, फेक्सोफेनाडिन है, ये सब जेनेरिक नाम ले रहा हूँ, किसी कंपनी का एक का भी नाम नहीं ले रहा। ओके, तो वो जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि ओवर मीनिंग ये हम टीवी पे ट्रीटमेंट तो नहीं होता, आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए हमेशा। जिस चीज़ को इंसान एलर्जी समझ रहा है, हो सकता है एलर्जी ना हो, कुछ और हो। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही। और हम घर पे बैठ के ये सोच रहे होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, और फिर खुदा ना खास्ता जो है वो चीज़ आगे बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार कर लेती है और फिर उसके नुकसान हमारी ज़ात पे मरतब होते हैं। हाँ, और हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं ना। बिल्कुल, बास का दवाइयों को दिल की रफ्तार पे साइड इफेक्ट होता है, ECG में प्रॉब्लम्स आती है,
एरिथमियाज हो जाते हैं, बात एक फिनोमिना जैसे कहते हैं क्यूटी इंटरवल, तो अगर क्यूटी इंटरवल बढ़ जाए तो इसमें फिर बड़ा खतरा हो जाता है 5 चीज़ों का, कार्डियक रिदम का। बिल्कुल। तो ये हर चीज़ के अंदर टेक्निकलिटीज है। आपने साइड इफेक्ट्स की बात की, मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर जो हम लोग पेन किलर इस्तेमाल करते हैं और हम लोग लाइक कैंडीज और बंटीज की तरह खा रहे होते हैं पेन किलर, 2 पेन किलर एक साथ पानी में जो हम घोल के पीते हैं या वैसे भी खा रहे होते हैं, तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं और वो कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में हार्मफुल साबित होते हैं? सबसे पहले तो पेट पे होता है ना, पेट पे अल्सर हो सकता है, इरोजन हो सकता है। इरोजन यानी ऊपर की लेयर जैसे ही हमारा अंदर वो है लेयर ही पूरी उड़ जाएगी। अच्छा, है ना, अगर हाँ तो अंदर मुंह की लेयर की उड़ जाए तो वहाँ से सारी बातें ब्लड आना शुरू हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो इरोजन होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाती है, ब्लीडिंग हो सकती है, अपर जीआई ब्लीड हो सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, यहाँ तक के बाज़ दफ़ा परफोरेशन हो जाता है जिसे कहते हैं पेट में सुराख हो जाना। दूसरा ये कि गुर्दे पे इफेक्ट होता है। अगर जो लोग बेहिसाब इस किस्म की एनसेड्स खाते हैं तो उनको ये कि फिर बाद लोग रीनल फेलियर की तरफ चले जाते हैं ना, गुर्दे मुतासिर होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और बाद लोग जो हार्ट फेलियर का मरीज़ हो तो उसको भी बहुत प्रॉब्लम्स हो गए, तो ये सब से बचना चाहिए, डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और आजकल हमारे मुल्क में वबा फैली है, एक दवाई है ट्रामाडोल। अब ये एक किस्म की आप समझे मॉर्फिन डेरिवेटिव है ना, ओके। तो पूरा मुल्क नशे ही बन गया है। अच्छा, हाँ, आप जाएं ट्रामाडोल हर कोई अब ब्लैक में मिलती है, लोग जो है ना आदी हो जाते हैं खाने के। और ये किस डिजीज में खाने की टैबलेट है? असल में डॉक्टर और जो बाद दफा मेडिकल स्टोर वाले अपनी मर्जी से दे देते हैं, ये खा लो आराम आ जाएगा, और लोग खाते रहते हैं और फिर वो उनकी एडिक्शन हो जाती है, वो एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे मुल्क में एक तो नासमझी भी बहुत है, बिल्कुल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत जन्म प्रॉब्लम्स लेती हैं। होते हैं। बिल्कुल। वायरल डिजीज का मैं जिक्र करना चाहूंगी डॉक्टर साहब। वायरल डिजीज जैसे कि नज़ला, खांसी, जुकाम और इन्फ्लुएंजा का भी आपने जिक्र किया। ये जो इन्फ्लुएंजा के लिए हम वायरल शॉट्स लगवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, लोग उसके बारे में गलत सोच रखते हैं कि वायरल शॉट्स जो है वो वैक्सीन के नहीं लगवाने चाहिए। तो आप क्या समझते हैं और आपकी क्या राय है कि वो लगवाने में कोई मुज़ायका है या नहीं? कोई मुज़ायका नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। देखिए, हम तो अपने आप को, अपने घर वालों को सारी वैक्सीन लगवाते हैं। ठीक है। बल्कि मैं खुद इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की तलाश में हूँ। 2 साल पहले तो पाकिस्तान में सिरे से आई नहीं। अच्छा। अभी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ओके, क्या ये एक्सपेंसिव होती है डॉक्टर साहब? पहले थी चंद साल पहले 500 रुपए की, अब तकरीबन 2000 के करीब हो गई है। ठीक है, मतलब ये इसको लगवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग चाहें तो इन्फ्लुएंजा वायरस का शॉट लगवा सकते हैं। हाँ, अनलेस कि उसको एलर्जी हो उससे, वो अलग कहानी है। ठीक है। हाँ, तो ये भी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनसे पूछे। जाहिर बात है। यहाँ पर हमारे यहाँ अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि डॉक्टर वो बोलते हैं हमें बस ये वाली वैक्सीन लगा दें, डॉक्टर साहब लगा देते हैं या किसी भी कंपाउंडर से जाके लगवा लेते हैं, उसके बाद फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स जन्म लेती है। देखें, आप अमेरिका जाएंगे ना तो हर हमेशा आपसे हिस्ट्री लेंगे, ड्रग एलर्जी, फूड एलर्जी, दिस दैट, तो लिखेंगे NKA, नो नॉन एलर्जीज, या लिखेंगे NKDA, नो नॉन ड्रग एलर्जीज। ये हर एक की चार्ट में लाजमी लिखा होता है, भले आउट पेशेंट मरीज आया हुआ है। बिल्कुल। तो अगर एलर्जीज है, सपोज सल्फा से, पेनिसिलिन से, पोलन से, तो वो लिखेंगे, इसके अंदर मेंशन करेंगे। फली से, पीनट से एलर्जी है, लिखेंगे पीनट एलर्जी है। ये ज़रूरी है बहुत। बिल्कुल। और जो अब जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स को फिर किन किन चीज़ों की अवेयरनेस की ज़रूरत है डॉक्टर साहब, ये तो फिर बहुत ही अहम बात है जो कि हम करने लगे। देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टर्स को एक तो मेडिसिन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना, जिसके फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, क्या दवाई है, किस सूरत में देनी चाहिए। रैम्पेंट एंटीबायोटिक का यूज़ है, जैसे आपने फरमाया वायरल डिजीजेस, उसमें एंटीबायोटिक का 0 रोल है, नील बटा नील। ठीक है। अमूमन बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं, आप मगरिब में जाएं या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाएं, मगरिब को छोड़ें, डेवलप्ड कंट्री में जाएं तो वो आपको एंटीबायोटिक फालतू में नहीं देंगे, किसी सूरत में नहीं देंगे। ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले कि बच्चे को पैनाडोल, पैरासीटामॉल दे दो। पैरासीटामॉल को दूसरा जेनरिक नाम है एसिटामाइनोफेन, तो आप पैरासीटामॉल दे दें। तो क्या वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? नहीं करना चाहिए ना, अननेसेसरी रेजिस्टेंस ब्रीड कर रहे हैं।
वायरस पे एंटीबायोटिक काम करेगी ही नहीं। ठीक है, और खास एंटीबायोटिक एंटी वायरल मेडिकेशन होती है, लेकिन आम वायरसेस में उनका कोई रोल होता ही नहीं है, सिरे से निल बटा निल। ओके, तो हम तो डॉक्टर साहब अगर किसी की जीपी के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमें एंटीबायोटिक ही प्रेफर करते हैं। दोनों का कसूर है, जीपी का भी कसूर है, आवाम का भी कसूर है। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, एक गया बड़ा मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट के पास ना, तो उसको दवाई सस्ती थी, उसको एस्पिरिन लिख के दी, तो मेडिकल स्टोर पे गया तो कितने हुए, कहते 6 रुपये 25 पैसे, 6 रुपये दे दो। जी, उसने कहा 6 रुपये 25 पैसे, अरे 1000 रुपये हमसे फीस लिया था, पर्चा फाड़ा, फेंक के चला गया। ओ, तो ये माइंडसेट है। बिल्कुल। और ये माइंडसेट अगर इसको सिर्फ एस्पिरिन की जरूरत है, ब्लड थिनर के तौर पे बस एस्पिरिन की जरूरत है, बिल्कुल है ना। और आप पब्लिक का भी बहुत कसूर है, पब्लिक को अगर ना दो। अब तो ये ट्रेंड निकला है कि बच्चों को 3-3, 4-4 एंटीबायोटिक लगाते हैं, जो कि एब्सोल्यूट क्राइम है, एब्सोल्यूट क्राइम। वो बचपन से स्टीरॉइड्स दे रहे हैं ना उनको। स्टीरॉइड भी देते हैं और ये इतनी रैम्पेंट एंटीबायोटिक का यूज है, रैम्पेंट। और वायरल इन्फेक्शन में क्या ये इंजेक्शंस का जो मैं जिक्र कर रही हूँ स्टीरॉइड के होते हैं, या वो जो भी नहीं, बोल के स्टीरॉइड भी लगाते नहीं हैं? देते हम लोग, नो ठीक नो है। नो। ये भी क्राइम। स्टीरॉइड के बहुत बड़े मसाइल हैं, लंबे चौड़े। ठीक है। क्यों दे रहे स्टीरॉइड? जब जरूरत होगी तो देंगे ना, वरना क्यों देंगे? नहीं देते। डिफरेंट नामों से जो दवाइयाँ आती हैं और ये कहते हैं कि आप ये वाली दवाई यूज कर लें, आप इसका इंजेक्शन लगवा लें, आप ठीक हो जाएंगे। और लोग जो है, हमारे यहाँ ये माइंडसेट भी बना हुआ है, जैसे आपने जिक्र किया, वो पर्चा फाड़ दिया, वो डॉक्टर से जाके खुद कहते हैं कि आप हमें इंजेक्शन लगा दें डॉक्टर साहब, ताकि हम जो 2 दिन दवाई खाएंगे उससे बच जाएं, और इंजेक्शन लगवा के हम कल तक ठीक हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। असल में स्टीरॉइड लोग लगा देते हैं, तो स्टीरॉइड में जरा स्टेट ऑफ वेलबींग इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। बट दैट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट एट ऑल, ठीक है ना। ट्रीटमेंट करने का डॉक्टर साहब सही तरीका क्या है, और क्या मरीज को कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जैसे अगर वायरल इन्फेक्शन उसको हो रहा है और 1 हफ्ता उसने अपने घर में रहकर देख लिया, नॉर्मल स्टीम ले ली, नॉर्मल जो है वो प्रिकॉशंस जो घर में करते हैं, ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो क्या समझते हैं कितने दिन तक वायरल इन्फेक्शन एग्जिस्ट करता है और कब जो है वो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है? देखिए, एज ए मैटर ऑफ रूल तो इस किस्म के इन्फेक्शन में डॉक्टर को एक दफ़ा दिखाना चाहिए, ठीक है ना। ये हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो, साथ में बंदे को जो है ना COPD हो, यानी लंग डिजीज़ हो, ब्रोंकाइटिस हो, है ना, रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ हो, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो, तो डॉक्टर के साथ तो रुजू करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो कितने दिन बाद डॉक्टर साहब, कितने दिन बाद? चले, मीनिंग मैं तो कहता हूँ शुरू में ही कर ले, लेकिन 3-4 दिन बाद कर लें अगर नहीं जा रहा तो। ठीक है। और वैक्सीनेशन का आपने जिक्र किया, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस का, उसके अलावा भी बहुत सी वैक्सीनेशन होती हैं जो कि हम लोगों को लगवानी होती हैं, हमारे बच्चों को लगवानी होती हैं, लोग उसमें भी कोताही बरतते हैं, तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं? देखें, आप देखें आजकल बहुत मीजल्स फैला हुआ है, मम्स फैला हुआ है, बहुत रैम्पेंट फैला हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ वैक्सीन फेलियर हुआ है। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कोल्ड चेन। आप वैक्सीन को सही मानों में स्टोर नहीं किया गया है फ्रिज में, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, उसकी तासीर ख़त्म हो जाती है, तो इसी वजह से बड़े पैमाने पे मीजल्स फैला हुआ है। ठीक है। एक तो ये लोग लगाते नहीं हैं, और दूसरा जिनको लगा भी है तो मेरे ख्याल में वो किसी वजह से उसने काम नहीं किया है। ओह, जब जो है वो मीजल्स और मम्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बच्चों को किस तरह से इन चीज़ों से हम दूर रख सकते हैं? वैक्सीन के अलावा तो और कोई हमारे पास चारा नहीं है? हाँ, वैक्सीन तो हर एक को कराना चाहिए। जो भी मेरे मरीज आता है, वो चाहे एडल्ट भी हो, मैं इसके बच्चे का खास तौर पे पूछता हूँ, बच्चों को वैक्सीन करवाए भाई, आपने पूरी वैक्सीन कराई है नहीं कराई है, और मुझे वैक्सीनेशन का कार्ड ला के दिखाओ, ताकि अगर कोई कमी बेशी हो गई तो मैं आपको समझा दूँ। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अभी भी आप क्या समझते हैं, अवेयरनेस की कमी है हमारे लोगों में भी और डॉक्टर्स में भी? बिल्कुल कमी है, 100%। क्या करना चाहिए अवेयरनेस बहाल करने के लिए? ग्रास रूट लेवल्स पे शुरू होना चाहिए, राइट फ्रॉम आवर स्कूल्स, है ना। और जैसे हमारी मस्जिदों में बहुत सारे बयानात होते हैं, तो एक बयान ये भी होना चाहिए सेहत की तरफ। तो हमारे मौलवी साहिबान को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, व्हाट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर, व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, है ना, ये क्या सब चीज़ें हैं, पोलियो क्या है, मीजल्स क्या है, मम्स क्या है, रुबेला क्या है, डिप्थीरिया क्या है। तो अवेयरनेस दें, क्योंकि मस्जिदों में तो लोग बहुत जाते हैं,
कम से कम रमज़ान में तो चले जाते हैं। बिल्कुल। तो एंड उसमें से वहाँ से भी हम इनको बल्कि डॉक्टर को बुलाना चाहिए कि 5 मिनट के लिए वही एक लेक्चर दे दो जी, जो कि एक सवाब का काम है। एंड देखें क्योंकि इल्म फैलाना सवाब का काम है। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। आपने एक इंसान की जान बचाई, पूरी इंसानियत को बचा लिया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आजकल आपके पास जो क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, कौन सी डिजीज के सबसे ज्यादा पेशेंट्स आप देख रहे हैं? देखिए मैं तो फिजिशियन हूँ और जीरियाट्रिशियन हूँ, उम्र रसीदा लोगों का डॉक्टर हूँ, ब्लड और कैंसर का। तो मेरे पास तो सरतान आता है, काफ़ी ब्लड डिजीज आते हैं, कैंसर में ब्लड कैंसर आता है, ल्यूकीमिया आता है, CLL आता है, थैलेसीमिया आता है, फिर हीमोफीलिया होता है। तो इस किस्म के मराज हम बताते हैं। एज अ फिजिशियन मेरे पास डायबिटिस, ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, फालिज वगैरह आते हैं। ओके। तो ये जो सारी बीमारियां हैं डॉक्टर साहब जिनका आपने नाम लिया, पहले के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें तो बीमारियों का पता नहीं होता था, बस अमवात हो जाया करती थी, लेकिन अब जो है वो ज्यादा बीमारियां जो है दुनिया में हम देख रहे हैं, इसकी क्या वजूहात है? दूसरी एक तो रिफाइंड फूड बहुत आ गया, हद से ज़्यादा रिफाइंड फूड है ना। ठीक है। तो उसकी जो है ना एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, उसमें केमिकल एडल्ट्रेशन भी बहुत होता है। तो इस वजह से, और दूसरा ये कि एक तो वर्जिश तो बिल्कुल अनका हो गई है, जिस्मानी मुशक्क़त ख़त्म हो गई है, लोग पैदल नहीं चलते, आप गाड़ी या मोटरसाइकिल पे बैठे निकले अंदर चले गए, है ना, लिफ्ट पे बैठे ऊपर चले गए, कुछ काम नहीं, हर चीज़ इतनी मैकेनाइज्ड हो गई कि इंसान की कोई वर्जिश ही नहीं रही। और पॉल्यूशन बहुत है, स्मॉग बहुत है, इतना स्मॉग है हवा में, है ना, पॉल्यूशन बहुत है, पानी में पॉल्यूशन है, आर्सेनिक है, लेड है, मर्क्यूरी है, ओके, पानी में है। तो हम जो ये पानी आजकल कैन का पानी पी रहे होते हैं, RO प्लांट पानी जो होता है उस तरह का पानी वो बेहतर होता है, वो बेहतर होता है या सबसे अच्छा होता है बॉयल अपने घर में करके पिए? बॉयल करके पियेंगे तो, लेकिन उसमें से वो मवाद नहीं निकलेगा, लेड आर्सेनिक वगैरह नहीं निकलेगा। ओके। तो जो लोग ये करते हैं कि हम बाहर से पानी नहीं खरीदते, हम घर में बॉयल करते हैं, ये सबसे अच्छा पानी होता है, कर सकते हैं, लेकिन आप जाहिर बात है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी तो है ना जी। अब बाहर से पानी खरीदेंगे तो हर चीज़ का खर्चा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बैलेंस करना पड़ेगा इंसान को इंडिविजुअली अपने हालात के तहत। बिल्कुल। लेकिन सेहत सबसे बड़ी नेमत है, सेहत तंदुरुस्ती जो है यही दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबको दे। तो इसके लिए अगर आप पहले से जो है वो प्रिकॉशंस करेंगे तो इलाज, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। एक ज़माने में बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद में ये कुएँ बना थे, उसमें आर्सेनिक पॉइजनिंग बहुत हुई। फिर बाद में UNO आई, इन्होंने सारा कुछ किया, तो वो ऐसी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि आर्सेनिक नहीं आता अब। ओके। डॉक्टर साहब खांसी भी आजकल जो है एक वायरल इन्फेक्शन की नज़र हो चुकी है और इस तरह से बढ़े चली जा रही है कि जिसको खांसी होती है वो 4, 5, 6 महीने तक नहीं जाती। तो इस खांसी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या हम ये निशानदेही कर सकते हैं कि ये खांसी नॉर्मल है या अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बाद दफ़ा खांसी होती है लोगों को एलर्जी की वजह से या दमे की फॉर्म समझ लेना, रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ कह लें चलें। एंड दूसरा ये कि बाद दफ़ा दवाइयों से भी खांसी होती है, ब्लड प्रेशर की बाद दवाइयाँ होती है, इसे कहते हैं ACE इनहिबिटर। ओके। मेरे पास बेहिसाब मरीज आते हैं। एक दफ़ा एक मरीज़ आई, मुझे पुराने जानने वाले थे, कहते 2 साल से खांस रही हूँ। मैंने दवाई चेंज कर दी और 2 दिन में खांसी चली गई। वो बेचारी 2 साल से खांस के बेचारी की हालत तबाह हो गई थी। तो ये हमारे GPs में भी अवेयरनेस नहीं है, लोग पॉइंट आउट ही नहीं करते डॉक्टर साहब ये चीज़। बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर खांसी की एक वजह ये वूपिंग कफ, जिसका ऑर्गेनिज्म का नाम है बोर्डेटेला पर्टुसिस। अब उसे कुत्ता खांसी भी कहते हैं जी, है ना। तो वो खांस के आदमी की हालत तबाह हो जाती है। एक होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। तो अगेन यहाँ पे ये बात की वैक्सीन नहीं हुई होती है, वैक्सीन फेलियर होता है और बात दफा हो भी जाता है। ठीक है। तो ये डॉक्टर को दिखाएं, जाहिर बात है, जब देखें और ताकि वो उसके मायना करे, फेरिंग्स का, इसके लैरिंग्स का, इसके एपिग्लोटिस को, मुख्तलिफ तरीके हैं। एक ज़माने में हम वो इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी करते थे, वो माचिस से गर्म करके फिर वो पीछे लगा के देखते थे, देखते थे ENT के हेड मिरर से। ओके। अब तो खैर अब तो लाइटें आ गई है, वो ज़माने गए। तो उस ज़माने में वो लाइट्स नहीं थी, हेडलाइट्स नहीं होती थी, आज से 40 साल पहले। तो हम वो हेड मिरर इस्तेमाल करते थे। ओके। हाँ, तो लेकिन ये कि ये आप किसी मुस्तनद अच्छे डॉक्टर को दिखाएं।
اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیونکہ ایکسپیرینس ماشاءاللہ کتنے سال سے ڈاکٹر صاحب آپ یہ اس فیلڈ میں ہیں؟ 42 ایئرس پلس. ماشاءاللہ، کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی، اور یہ جو آپ کا شعبہ ہے میڈیکل سے، کیونکہ آپ ریلیٹڈ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، تو آپ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں جو چیزیں بحال ہونے کی ضرورت تھی اور جن پر کام ہونے کی ضرورت تھی؟ کیا آپ سیٹسفائی ہیں پاکستان میں کہ سب چیزیں پراپر ہو رہی ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں دوسرے ممالک سے؟ دیکھیں، میں ایک بیسک چیز بتاؤں جو پاکستان میں اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی نہیں جانتا. ٹراما سینٹرز کے بھی لیول ہوتے ہیں 1 2 3 4 5. ہمارے شاید ملک میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جو لیول 4 پہ بھی نہیں پہنچا ہوگا. تو یہ کہ ہمارے یہاں ایمرجنسی رومز نہیں ہیں، ایمرجنسی میڈیکل سروسز کا نیٹ ورک سرے سے نہیں ہے. دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ٹرینڈ لوگ بالکل نہیں ہیں. اچھا. ہاں، ٹرینڈ لوگ بالکل نہیں ہیں. تو ہمارے یہاں اور یہ جو کویک کی تعداد ہے، کویکس کی اتنی تعداد ہے، ان کی نشاندہی کس طرح سے کرے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ڈاکٹر سے زیادہ تعداد میں کویکس ہیں. کویک کی 2 وجوہات ہے. ایک تو وہ اپنی فیس بہت کم رکھتا ہے نا. اچھا. دوسرا وہ بالکل اس کو نالج تو ہوتی نہیں ہے، تو وہ ڈرگ کا سائیڈ افیکٹ کا تو سوچتا ہی نہیں ہے، لگا دیتا ہے. جو آیا اس کو ڈیکسا لگا دیا، بالکل جو آیا اس کو ڈیکسا لگا دیا. تو میں نے کہا نا وہ پرسن فیلز بیٹر مومنٹرلی، ہے نا. تو وہ کہتا ہے اس کے ہاتھ میں شفا ہے. ہاں وہی نا، پیشنٹ تو ہم لوگ کیونکہ معصوم ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کیا کہتے ہیں. پیشنٹ عوام بھی بری ہے، بالکل عوام بھی بری ہے. اس کو سمجھاؤ تو کبھی نہیں مانے گی، نہیں، اور جو ان کو کھڈے میں ڈالے گا اس کے بعد بھاگ کے جائے گی. بالکل. اور ڈرپیں لگاتے ہیں، حالانکہ ڈرپ کچھ بھی نہیں ہے، پانی ہوتا ہے، چٹکی بھر نمک، چٹکی بھر چینی، ہے نا. تو وہ لگاتے، لوگ شوق سے لگاتے ہیں. تو اٹس اے ویری ویئرڈ کائنڈ آف. تو کیا عوام کو بھی اور ناظرین کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جو ڈاکٹر انجیکشن لگا رہا ہے ایک دفعہ خود سے بھی چیک کر لیں کہ وہ کون سی ویکسین ہے، کیا ہے اس کی دوائی کے اندر، نام ایٹ لیسٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ تو اس بات پہ بھی غور نہیں کرتے، سرے سے غور نہیں کرتے. نہیں، بلکہ مریض فرمائش کرتے کہ ٹیکہ لگاؤ. ہاں، اور اس کی وجہ سے غلط ویکسین کی وجہ سے، غلط انجیکشنز کی وجہ سے کتنی اموات بھی دیکھی گئی ہیں. وہ بھی ہوتا ہے. اور بس ایک بہت خراب کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، بس فالتو کی انجیکشن لگاؤ، اور وہ نہیں لگائے گا تو دوسرے کے پاس چلا جائے گا. بالکل. تو بعض لوگ اس خوف سے لگا دیتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ بیس ایروڈ ہو جائے گا. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کا طریقہ کار کیا ہے علاج کا؟ ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے. پہلی بات تو ہمارا ایمان ہے کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک. دوسری بات ایک چیز ہوتی ہے انسانیت، ہے نا. تیسری بات پراپر پروفیشنل سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، اینڈ پروفیشنل کیئر ہونا چاہیے، پروفیشنل ڈیمینر ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں فالو اپ ہو تو یہ سب چیزیں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اینڈ آل دیس تھنگس ہم لوگ لیک کرتے ہیں نا. انسانیت کی بھی کمی ہے، علم کی بھی کمی ہے، پروفیشنلزم نہیں ہے سرے سے. بالکل. ڈاکٹرز کو پیشنٹ کی ہسٹری معلوم ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. 90% آف کیسز آپ ہسٹری کی بنیاد پہ ڈائگنوز کرتے ہیں. بالکل. اب ہمارے زمانے میں ہسٹری ٹیکنگ واز کنسیڈرڈ این آرٹ، اٹ اسٹل از، لیکن اب اس چیز پہ زور نہیں رہا. بالکل. بار بار اگر پیشنٹ کو بخار ہو رہا ہے، وائرل انفیکشنز ہو رہے ہیں، بہت سی ڈیزیز جو ہے وہ فیل کر رہا ہے، تو اس کو نارمل سی بی سی کرانے سے بھی بہت سی چیزیں پتہ چل سکتی ہیں، یا اس کے لیے کوئی اور سے نہیں نہیں، وہ ڈاکٹر پہ چھوڑ دیں. دیکھیں وہ پبلک اپنی مرضی سے سی بی سی کراتی ہے اور جا کے ملیریا ایم پی کراتی ہے، ڈیکی کراتی ہے. لوگوں میں ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. دے شوڈ گو ٹو اے ڈاکٹر. اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ کوئی بھی ٹیسٹ کرانا ہے تو وہ اپنی مرضی سے تجویز کرے گا جو ضروری چیز ہے. اچھا، یہ بالکل کوتاہی نہ برتے. نہیں نہیں، سیلف میڈیسن پریکٹس نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی ٹائمنگز بتا دیجیے آپ جب ہاسپٹل میں کنسلٹ کرتے ہیں. میں یہاں ڈاکٹر تاج کلینک پہ بھی بیٹھتا ہوں، ڈیفینس فیز 4 میں، خان ڈینٹل کے نیچے، صبح 9 سے 12. اس کے علاوہ ایڈوانس آرتھوپیڈک ریکنسٹرکٹیو کلینک میں بیٹھتا ہوں، ڈیفینس فیز 2 ایکسٹینشن. ٹھیک ہے. اینڈ کراچی میڈیکل کمپلیکس گلشن بلاک 16 سیمبروز ہاسپٹل. اینڈ اگر کبھی بھی آپ کو کبھی بھی بہت سستے میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہمارے پاس سنی میڈیکل سینٹر آ جائیے سپارکو روڈ پہ. تو انشاءاللہ ویل ٹیک کیئر آف یو پیپل. انشاءاللہ آپ کو ہم ہر حتی امکان رعایت دیں گے، حتی امکان آپ کا کوشش کریں گے. اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو اگر ہو سکے ہم سے تو علاج آپ کا ہو جائے.
तमाम डिजीज में आ सकते हैं लोग? तमाम डिजीज में आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सदका जारिया आप कर रहे हैं लोगों के लिए, इतना आजकल के ज़माने में कोई नहीं सोचता। जी जी, बस अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह मुझे भी नेक हिदायत दे। तो हाँ, किसी को भी काम हो आ जाए, सनी मेडिकल सेंटर सच्चल, सुपारको रोड। ठीक है, या मैं अपना नंबर चाहे तो अनाउंस कर देता हूँ, बिल्कुल कर दीजिए। 0300250266 माय नेम इज़ डॉक्टर मुनीर हुसैन फसवाला। आपको कोई भी काम हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और सनी मेडिकल सेंटर पे मेरा वादा है आपको कि आपके साथ इंतहाई रायती चीज़ों पे काम होगा। सर्जरी भी चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लेवल पे आके हत्तुल इम्कान सर्जरी लो कॉस्ट पे हो जाए। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे अब वायरल डिजीज का हमने जिक्र किया था स्टार्टिंग में ही, तो मुझे बताइएगा वायरल डिजीज से तमाम जिस तरह की भी हो उससे बचाव का क्या तरीकेकार है? मैं चाहती हूँ आप एक दफा रिपीट कर दें ताकि नाजरीन सुन लें। एक तो देखें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ठीक है, ठीक है, मास्क पहने, और सबसे बड़ा सैनिटाइज़र दुनिया में वज़ू है। बेशक, वज़ू से बड़ा सैनिटाइज़र दुनिया में वजूद नहीं रखता। बिल्कुल सही बात है, और अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ सिखाई है कि इंसान पूरा बिल्कुल सैनिटाइज हो जाता है बिल्कुल। और सामने वाले में फैलाता भी नहीं है। और मॉस्किटोज से बचाव के लिए जो आपने मॉस्किटोज के लिए देखिए इंसेक्ट रेपेलेंट है, मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स हैं, इधर उधर पानी पड़ा और नहीं होना चाहिए। फिर नेट्स आती है जो कि एम्बेडेड होती है केमिकल में, तो वो नेट्स हो। फिर आपके पास वो होते हैं जो कि यू कैन यूज जैपर्स एंड फिर मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि आप जो खास तौर है पे बच्चों को बहुत ख्याल करें। बच्चे तो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। बच्चे जो है ना, बहुत छोटा बच्चे बड़ा नाजुक होता है, बिल्कुल, तो उनको चूँकि हम मलेरिया से बचे, डेंगू से, यही जो मॉस्किटो है वो, फिर यही मॉस्किटो जो है ना साफ पानी वाला, वो चिकनगुनिया भी करता है। चिकनगुनिया तो खैर जान खाता है, बहुत तकलीफ होती है, बाद लोगों को 1-2 साल आर्थराइटिस हो जाती है, लेकिन इतना जानलेवा नहीं है डेंगू की तरह। अच्छा, लेकिन सर चिकनगुनिया के जो मरीज, आज तक मेरी बात कभी भी किसी से होती है तो वो कहते हैं बॉडी पेन आज तक नहीं गया। हाँ, बाद लोगों को बहुत लंबा अरसा बॉडी पेन रहता है, आर्थराइटिस रहता है, लेकिन मेरे जाते मरीज मैंने देखे आखिर में चला जाता है। ठीक है, और मलेरिया और डेंगू भी इस मौसम में बहुत ज्यादा फैलता है। मलेरिया बड़ी जानलेवा चीज है, मीनिंग मलेरिया की टाइप्स है, 5 टाइप्स। सर डेंगू और मलेरिया में किस तरह से जो है डिफरेंशिएट करें, किस तरह से पहचानें कि ये डेंगू है और ये मलेरिया? क्योंकि लोग जो है वो कभी कभी डेंगू को भी मलेरिया समझ के ट्रीट कर रहे होते हैं। मलेरिया में देखिए पीरियडिक किस्म का फीवर होगा, बाज़ दफ़ा 1 दिन छोड़ के आएगा, बाज़ दफ़ा 2 दिन छोड़ के आएगा, और इंतहाई सख्त जाड़ा पड़ेगा, फीवर चिल्स राइगर्स हो गया एकदम, और सर में शदीद दर्द होगा उस वक्त। ठीक है, सर में दर्द और कमर में दर्द और डेंगू में भी होता है, लेकिन ये जो है ना मलेरिया का बुखार थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, और दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? दोनों ही हैं। ओके, दोनों ही हैं। ठीक है, खास डेंगू। में मलेरिया की जो किस्म है फैल्सीपेरम, वो डेडली होती है। ओ माय गॉड, अगर आपने डॉक्टर के पास जाने में कोताही बरती या दिन जाया किए घर में तो कुछ भी हो सकता है। मलेरिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसमिट होता है। ओ माय गॉड, मेरे पास चूंकि मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ तो बाद दफा मरीज आते हैं, वो सर्दी के साथ बुखार चढ़े जा रहा है, तो फिर मैंने जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया था, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाता है वो मलेरिया, चूंकि वो उस वक्त कीमोथेरेपी में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है, बिल्कुल, अल्लाह तो पाक उसको जरा रहम करे। जल्दी पकड़ लेता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? नाजरीन को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, हेल्दी लिविंग अख्तियार करें। पाकिस्तान डायबिटीज़ की एपिडेमिक पे बैठा हुआ है, तो खाने में बहुत एतदाल करें, घी मक्खन तेल चर्बी का इस्तेमाल ना करें, मीठा ज़्यादा गैर ज़रूरी ना खाएं। WHO की बाकायदा ये इंडिकेशन है कि बच्चों को आप गैर ज़रूरी तौर पे चीनी और नमक बिल्कुल सिरे से ना दें। ओके, राइट। तो इन सब बातों पे गौर करें आप। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात। इंशाअल्लाह ताला, जज़ाकल्लाह खैर। जी नाजरीन, ये थे डॉक्टर मुनीर साहब, उनसे हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर टाइम हो गया न्यूज ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह।